अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। काफ़ी दिन के पॉज के बाद फाइनली आई एम हियर अगेन। आज हमारा टॉपिक है 100 मोस्ट यूज़फुल ईमेलिंग फ्रेजेस। ईमेल क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा आप ईमेल लिखोगे उतना ही अच्छा आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी एंड उतना ही इन्फ्लुएंशियल आप हो सकते हो। इट डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हो या किसी भी और प्रोफेशन से बिलोंग करे हो। email is now the most important part of our lives। तो देखते हैं वन बाय वन। यूजफुल फ्रेजेस फॉर ओपनिंग ईमेल्स। हमें पता है ईमेल बेसिकली दो तीन आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो पार्ट्स के अंदर। आपने एक सब्जेक्ट लिखना है, आपने ओपनिंग फ्रेजेस लिखनी है, मेन बॉडी की कुछ फ्रेजेस हो सकती हैं ओपनिंग के लिए, और इस तरह से क्लोजिंग फ्रेजेस होती हैं। इफ़ेक्टिव ईमेल कैसे लिखी जाती है इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजफुल फ्रेजेस फॉर ओपनिंग ईमेल, इट डिपेंड्स कि आपने एक किसी पर्सन को ईमेल भेजनी है या फिर आपने मल्टीपल पर्सन्स को, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन को आप ईमेल सेंड करें। ओके, सबसे पहले जो फ्रेज हम लिखते हैं ईमेल के अंदर वो क्या होता है, ग्रीटिंग्स होती हैं। तो हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। ओपनिंग ग्रीटिंग्स अगर हम किसी एक पर्सन को लिख रहे हैं तो उसको आपने कैसे लिखना है। मोस्टली ये जो मैं बता रही हूँ ये आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों को कवर कर है। तो माइट भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आपने कभी कोई इंटरनेशनल ईमेल नहीं लिखी, आपको ऑकवर्ड लगे या जो आपके अपने कंट्री में या अपने लोकल एरिया के अंदर अच्छे ना समझे जाते हो, लेकिन ये इंटरनेशनली ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, ज़्यादा इनको अच्छी नज़र से देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हो डियर मिस्टर और मिस, और अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, प्रोफेसर, उसका फैमिली नेम ज़्यादातर एक्सेप्टेबल होता है। डियर हम लोग अपनी कंट्रीज़ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट डियर नहीं लिखते मोस्ट ऑफ द टाइम, खासतौर पर जब आप व्हाट्सएप या इस किस्म की कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। लेकिन अगेन व्हाट्सएप या से कोई भी और सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम लोग थोड़े से इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो वही थोड़ी फॉर्मल टोन आ जाती है। तो बेस्ट स्टार्ट जो होता है ग्रीटिंग के हवाले से वो डियर हो सकता है, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पर्सन का फर्स्ट नेम डियर एलेक्स और हाय जॉन। हाय इट्स क्वाइट इनफॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सिर्फ फ्रेंड्स को ही हाय लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी कलीग को जिसके साथ आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आप थोड़े इनफॉर्मल हो उनके साथ, तो आप ज़रूर हाय लिख दो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अगर आप कोई फॉर्मल ईमेल कर रहे हो तो प्लीज़ इस फ्रेज़ को अवॉइड करें। हेलो एलेक्स, फर्स्ट नेम और सरनेम या फैमिली नेम जो भी आपका दिल चाहे। इंटरनेशनली ज़्यादातर हम लोग सर नेम लिखते हैं, मीन्स कि फैमिली नेम लिखते हैं। डियर सर और मैडम, ये वाला फ्रेज़ जो है ये आई थिंक सो पाकिस्तान और इंडिया में ही बहुत यूज़ होता है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत यूज़ होता है और आई एम सो श्योर कि इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई इंटरनेशनल ईमेल लिखनी हो तो प्लीज़ अवॉइड करें सर और मैडम को, क्योंकि वहाँ पे ये कोई बहुत ही बड़ा एजाज़ी नाम है जो आप किसी को वैसे ही नहीं दे देते हो, राइट। तो डियर, डियर के बाद मिस्टर और मिस, इट्स क्वाइट मोर फॉर्मल, कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल है। अदरवाइज़ आप डियर के बाद डियर प्रोफेसर डायरेक्टली लिखते हैं और हेलो लिखते हैं। हेलो हम मोस्टली तब लिखते हैं जब आपकी किसी के साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप डियर ही यूज़ करो। अच्छा, आप अगर एक से ज़्यादा पर्सन को भेज रहे हो, मल्टीपल पर्सन्स को भेज रहे हैं, किसी ग्रुप को भेज रहे हैं, चाहे वो आपका किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं, किसी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं, और अपनी किसी टीम को भेज रहे हैं, किसी भी हवाले से, तो उस तरह आपने कैसे लिखना है सब लोगों को। डियर ऑल, हाय एवरीवन और हाय गाइस। दिस इज़ क्वाइट, ये साउंड कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल टोन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रेंड्स की टीम है, आपके कलीग्स की टीम है और यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ देम, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स, टू ऑल न्यू रिक्रूट्स और ऑल मेंबर्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन हो और किसको लिख रहे हो। ये मैं जस्ट फ्रेजेस बता रही हूँ, ऑब्वियसली पर योर सिचुएशन आपने इसके अंदर अमेंडमेंट करके अपने वर्ड्स इसको देने हैं स्लाइटली, लेकिन फ्रेजेस यही रहेंगे। ओके, ये ग्रीटिंग्स हो गई। अब यूजफुल ईमेल ओपनिंग लाइंस क्या हो सकती हैं, कैसे ईमेल को स्टार्ट किया जाए? वेल देखिए, ईमेल इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में ही आप फॉल कर रहे होंगे। नंबर 1 तो ये कि आपने फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप खुद से ईमेल लिख रहे हैं और आपने एक नाइस सा सब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया वहाँ पे। अब जो आपकी ओपनिंग लाइन होंगी ये रेफरेंस में होंगी विद द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, या फिर ऐसे हो सकता है कि आप कोई सोशल या फ्रेंडली ओपनिंग लाइंस लिख रहे हैं बड़े लाइट से मूड के अंदर। थर्ड वन ये हो सकता है कि जो पर्सन का और आपका लास्ट कांटेक्ट हुआ, आपने जैसे ईमेल स्टार्ट की लिखनी आपने उसको पहले मेंशन कर दिया। इन तीनों में से कुछ होगा, या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से लिख रहे हो, या फिर किसी का रिप्लाई कर रहे हो, या फिर थर्ड वन आप कोई फ्रेंडली या सोशल इवेंट से या पर्सन को लिख रहे हो। इन तीनों में से ही कोई एक होगा। इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट वन, ओपनिंग लाइन विद द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंट वेज होंगे। अगर हम लोग पहला देखें तो आई एम राइटिंग टू यू। यहाँ पे इन फ्रेजेस को और इनके अंदर एक एक वर्ड को ना आप फीड कर लें अपनी मेमोरी के अंदर। आई एम राइट टू यू नहीं है, आई एम राइटिंग यू नहीं है, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट समथिंग। दैट समथिंग कुड बी एनी थिंग डिपेंडिंग अपॉन यूर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल कोई लेटेस्ट मॉडल हो सकता है, कोई मीटिंग हुई नेक्स्ट वीक, या प्रीवियस कोई प्रेजेंटेशन थी, अबाउट एनी थिंग, ठीक है। लेकिन आपने जो स्टार्ट लेना है आई एम राइटिंग टू यू अबाउट समथिंग, तो ये बड़ा नाइस सा स्टार्ट है। या फिर आई एम राइटिंग टू यू इन कनेक्शन विद, ऑब्वियसली इन कनेक्शन विद समथिंग, और विद रिगार्ड्स टू, और रिगार्डिंग या कंसर्निंग ये लिखेंगे। जब रिगार्डिंग और कंसर्निंग यूज़ करेंगे तो फिर विद नहीं लगाएंगे, रिगार्डिंग समथिंग डायरेक्टली वो जो समथिंग है वो आपने रिगार्डिंग के आगे लिख देना। या फिर आई एम राइटिंग इन ऑर्डर ऑप्शनल है, ना भी लिखें तो सेंस क्लियर है। आई एम राइटिंग टू आस्क, टू इंक्वायर। अब टू आस्क और इंक्वायर दोनों तकरीबन सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन टू आस्क बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में होता है। जैसे हम लोग क्लास में स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जब हम लोगों ने लेनी होती है, किसी भी हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, और हाँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्लास को लें तो होता है। अदरवाइज़ हम प्रेफर करते हैं इंक्वायर वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। आपने किसी से एडमिशन की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने किसी भी इंडस्ट्री को कोई एप्लीकेशन ईमेल भेज रहे हैं जिसके अंदर आपने वहाँ पे कुछ पोस्ट का पूछना है, उनकी वैकेंसीज़ के बारे में कुछ पूछना है, आपने अप्लाई किया हुआ है, आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंक्वायर वर्ड को ज़्यादा अपनी, ये थोड़ा सा हैवी वर्ड है, अच्छा लगता है, डिसेंट है, नाइस है। और टू कंफर्म, टू चेक, टू इन्फॉर्म यू, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी। टू फॉलो अप ऑन, टू फॉलो अप ऑन का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ के बारे में जैसे होता है ना, मैंने आपको कोई एक असाइनमेंट दे दी, कोई टास्क दे दिया और आप वो कर रहे हो, तो अब मैंने बार बार पूछना है अच्छा वो कहाँ तक पहुँचा, वो कहाँ तक पहुँचा, तो वो फॉलो अप मैं कर रही हूँ उसको। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ईमेल डाली और अब आप अगेन एंड अगेन आपको करना पड़ रहा है, तो दिस इज़ द नाइस ओपनिंग लाइन कि अगले को पता लग जाए दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉलोइंग अप ईमेल है। और टू लेट यू नो और टू टेल यू, टू लेट यू नो और टू टेल यू में ज़्यादा डिसेंट वे पूछने कहने का है टू लेट यू नो। टेल यू भी वही होता है लेकिन ये थोड़ा सा लेस हैवी है, तो मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा वजनी वर्ड जो है, फ्रेजेस जो है वो लेट यू नो है, ये अच्छा लग रहा है। टू थैंक यू ये गलत, अच्छा मैं जो अब यहाँ पे कह रही हूँ ये ज़्यादा अच्छा और वो काम, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा है या वो इनकरेक्ट है, करेक्ट दोनों हैं। जब आप नाइस वर्ड्स को चूज़ कर रहे होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग होती है। दिस इज़ ऑल माई पॉइंट। टू थैंक यू, टू इनवाइट यू, टू अपडेट यू ऑन, आप किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं। टू अनाउंस, कोई अनाउंसमेंट है। टू आस्क फॉर अ फेवर, कुछ आपको हेल्प चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो आप ये तीनों में से किसी भी तरह से डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं और आपने 1 वर्ड 2 1 लाइन 2 लाइन ईमेल किसी को लिखनी है,
तो थोड़ा सा रूड लगता है कि दूसरे को नहीं पता कि आपने क्यों इतना जल्दी में लिखा, तो आप स्टार्ट में ही ओपनिंग लाइन क्या डाल दो, दिस इज़ जस्ट अ क्विक नोट टू से वट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट से यहाँ पे आप, लेकिन उससे पहले आपने ये फ्रेज़ डाल दी। और एज प्रोमिस्ड और एज वी डिस्कस्ड आई एम राइटिंग टू सेंड यू, कोई कमिटमेंट थी आपकी, कोई प्रॉमिस था और अब आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपने वो अपना दूसरे को भी याद कराया कि देखो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल टाइप बंदा हूँ। आई एम राइटिंग टू यू because I have just found out that, or because I thought you would like to know that, because I need something, इनमें से जो भी आपका सिचुएशन के साथ मीट कर रहा है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में लिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है रिसीवर के लिए, तो सेंडर ये लिख सकता है सॉरी टू राइट आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं फ़ौरन से, एकदम से कोई काम जब आप करते हो अचानक अनएक्सपेक्टेड हो और वो हो आप कर रहे हो। बट आगे आप लिख सकते हो कि बट मुझे ये अर्जेंटली चाहिए था, और बट जो भी है। या फिर सॉरी टू राइट अगेन सो क्विकली, और सॉरी टू बॉदर अगेन सो सून। तो 7th और 8th वाले के अंदर मैं प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज जिसके अंदर यूज़ हुए वो 8th वन है, 2 के 7 वाले के अंदर ईडीएम यूज़ हुआ हुआ है। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू और इस तरह की थोड़ी सी लगता है कि कुछ स्लैंग सी लैंग्वेज है, मुझे ऐसी इसको देख के फीलिंग आती है। तो मैंने आज तक अपनी ईमेल्स के अंदर कभी भी 7 फ्रेज़ को यूज़ नहीं किया। फॉर्मल जब मैं यूज़ कर रही होती हूँ, फॉर्मल में हम 8th वाले को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉरी, इन माई लास्ट ईमेल आई फॉरगॉट टू। आपने कोई ऐसा होता है ना, आप एक ईमेल करते हैं कुछ भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं फाइंड माय सीवी इन द अटैचमेंट, और नीचे आप अटैचमेंट में वो फाइल लगाते ही नहीं और फाइल सेंड हो जाती है, और फिर हम लोग फ़ौरन से रिप्लाई में जाके फटाफट वहाँ पे अपने सीवी अटैच करके भेज देते हैं। सो दिस इज़ हाईली इनअप्रोप्रिएट वे। आपने पहले वहाँ पे मेंशन करना है कि सॉरी लास्ट ईमेल में मैं भूल गई थी, तो फिर आप वो ऐड करें। यहाँ से आपकी पता लगता है कि भाई पढ़ा लिखा इंसान है जिसमें कोई चज है बात करने का। अच्छा, फर्स्ट वाली कैटेगरी कंप्लीट हुई। अब हम लोग क्या कहते हैं कि ओपनिंग लाइन मेंशनिंग द लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यू। इसको मेंशन करने के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, और ये सारे बहुत ज़्यादा डिसेंट और बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड वे हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करने के। ऑब्वियसली जब आप फैमिली में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, फ्रेंड्स में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, या इवन अपनी कंट्री में, अपने कंट्री में भी, अपने सिटी में जहाँ पे हम आते जाते हैं, वहाँ पे लोगों से बात करने का तरीका कुछ और होता है। जब आप आउट ऑफ सिटी मूव करते हो, वहाँ पे बात करने का तरीका कुछ और होता है। ऑफिस में बात करने का तरीका कुछ और, स्पेसिफिकली जब आप इंटरनेशनली बात करो तो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई ज़रूरत से ज़्यादा इनफॉर्मल होने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है। तो अगर आपने लास्ट कॉन्टैक्ट का हवाला देना है तो दिस इज़ क्वाइट नाइस कि आप कहो थैंक यू फॉर योर ईमेल यस्टरडे, और अगर वो बहुत कोई पुरानी हो गई है तो आप डेट को मेंशन कर सकते हो। अबाउट जो भी था, किसी ने कुछ इंक्वायरी की है, कुछ भी किया, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। कुछ लोग एम्बेसडर की सर्विसेज को दे रहे होते हैं जहाँ अक्सर लोगों से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अगर कोई लेता है इन्फॉर्मेशन तो मेरे ख्याल में दिस इज़ क्वाइट नाइस कि आप उसको इस फ्रेज के साथ अपनी ओपनिंग करो ईमेल की। या फिर थैंक्स फॉर योर ईमेल दिस मॉर्निंग, अर्लियर येस्टरडे, ऑन मंडे, लास्ट वीक। और अगर जैसे किसी ने आपको ईमेल भेजी और आप फ़ौरन से उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो आप जस्ट ये लिख सकते हो कि थैंक्स फॉर योर ईमेल, और फिर आप फर्दर उसको इन्फॉर्मेशन दें। थैंक्स फॉर योर क्विक रिप्लाई। अगर आपको किसी ने रिप्लाई बहुत जल्दी दिया तो दिस इज़ नाइस कि आप उसको पहले ग्रेटिट्यूड अपना शो कर रहे हो। थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी सो क्विकली, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेजेस हैं। थैंक्स फॉर योर फ़ोन कॉल की जगह आप यहाँ पे मैसेज और ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं। this morning, or the information about, or your interest in joining our company flam flam, or your help with something, or your hospitality in something। अगर आप किसी को एक बड़ा मोहब्बत बड़ा पैगाम भेजना चाह रहे हो, मतलब खुलूस भरा वो वाला, वो सेंस में नहीं लेना आपने। ओपनिंग लाइन मेंशनिंग द लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यू में फर्दर क्या है, इट वॉज ग्रेट, सो नाइस टू सी यू अगेन ऑन मंडे। और ये इनफॉर्मल में और क्या हो सकता है, जस्ट रेड योर ईमेल अबाउट
something, or just got your message about something, or just got your request for something, या फिर was a player, my great player, to meet you last week or to receive an email from your site or something like that. Sorry for my late reply. Sorry it took me so long to get back to you. Sorry not to reply sooner, but I had to. ये ऑप्शनल है अगर आप रीज़न बता रहे हो, लेकिन अगर आपको किसी ने ईमेल लिख दिया है, किसी भी वजह से आप वो नहीं देख सके और जैसे आपने देखा, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव जेस्चर है कि आप शुरू में ये एक्नॉलेजमेंट डाल दो कि आपको रियलाइजेशन है कि हाँ काफ़ी लेट हो गया. थैंक यू फॉर फाइंडिंग द टाइम टू मीट मी और टू टॉक टू मी और टू अटेंड और टू रिप्लाई मी. कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं. इसी तरह थैंक्स फॉर सेंडिंग मी और कॉन्टेक्टिंग मी अबाउट और फॉर अटेंडिंग, आस्किंग अस अबाउट, इन्फॉर्मिंग अस, गिविंग अस फीडबैक, इनवाइटिंग मी टू, टॉकिंग टू मी अबाउट. तो ये सारे आपके ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं ये वाली फ्रेजेस. सॉरी इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस आई वॉज लास्ट इन टच. गायब हो गए थे सीन से बहुत अरसे के लिए और अब आप दोबारा से कोई बात उनसे पूछना चाह रहे हो, तो वो होता है थोड़ा सा मक्खन मसाला आपने लगा के कहा कि हाँ भाई वाकई मुझे है बड़ा दुख हुआ जी, मैं इतना अरसा आपसे बात नहीं कर सका, ये सीन से गायब था. तो उसको फॉर्मल लैंग्वेज में लिखने का ये बहुत अच्छा वे है. सोशल ओपनिंग लाइनिंग और फ्रेंडली ओपनिंग लाइनिंग में आपको थोड़ी सी फ्री हैंड मिल जाता है. आप लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाह रहे होते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ क्या हो सकते हैं देख लेते हैं. Hope you had a good weekend, good evening, good trip, good time, good holiday, good break or something. How is it going? How are things? How is life? How are you doing? ये हाल अहवाल पूछने के अच्छे तरीके हैं. आई होप यू एंड योर फैमिली आर ऑल वेल. ये बिल्कुल वो ख़त की तरह का एक वर्जन है लेटेस्ट, जिसको हम ईमेल कह रहे हैं. तो ईमेल हो या कोई और प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी किसी बंदे के साथ आप फॉर एग्जांपल माइट भी आपके कोई बाहर कलीग्स हों या कुछ ऐसी बात हो या फेलोज़ हों और आप उनको ईमेल लिखना चाह रहे हो, तो दिस इज़ नाइस वे कि आप उनसे इस तरह से बात करें. मेन बॉडी के लिए फ्रेजेस क्या हो सकते हैं? मेंशनिंग अटैचमेंट्स एक्सेट्रा और मेंशनिंग इंफॉर्मेशन एल्सवेयर. कुछ आपने हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ रिक्वेस्ट्स हैं मेन बॉडी में, कुछ इंक्वायरीज़ हैं ऑब्वियसली, या कुछ आप पूछना चाह रहे होगे, या आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, कुछ अरेंजमेंट्स की हैं, अरेंजमेंट्स को चेंज किया है, रीस्केड्यूलिंग की है, कोई कंप्लेन करना चाह रहे हैं, कुछ अपॉलजीज़ हैं, या किसी कंप्लेन को रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स या डिमांडिंग एक्शन आप बताना चाह रहे हैं, कोई बैड न्यूज़ है या कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं. तो ओवरऑल हम इन 10-12 तरीक़ों में से ही कोई एक वजह होती है कि आपने किसी को ईमेल लिखनी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कोई अटैचमेंट उसके अंदर डाल दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपकी मेन बॉडी के अंदर है, अगर आप उसको हाईलाइट करें, फॉर योर रेफरेंस इज़ ऑप्शनल, लेकिन हम क्या लिखते होते हैं कि प्लीज़ फाइंड द इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट अटैच्ड. जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम साथ ये ज़रूर लिख देते हैं कि दो, कि ऐसा नहीं है ना आप कुछ भी ना लिखें और वहाँ पे जस्ट अटैच कर दें. नहीं, आपको बताना है कि आपने अटैच किया हुआ है. दो के इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई यार नज़र नहीं आ रहा सामने वाले को, लेकिन ये पोलाइट वे हैं, ये फॉर्मल लैंग्वेज में हमें करना पड़ता है और ये बहुत अच्छा लगता है. जैसे जैसे आप इसके साथ यूज टू होंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी. प्लीज़ सी द इंफॉर्मेशन और द वेबसाइट और द डायग्राम और द समथिंग जो भी आपने डाला ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में लाइंस लिखी हुई हैं ये ऑप्शनल हैं, आप ना भी लिखें तो सेंस क्लियर है. तो प्लीज़ सी बिलो समथिंग जो भी आपने लिखा. इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट लाइन अब or the bullet point or the paragraph or the section or the page of something below, you will see that, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी अटैचमेंट डाल दी है
और इस अटैचमेंट के अंदर आपके पैराग्राफ्स हैं, सेक्शन है, और आप स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, ताकि वहाँ पे कंटेंट्स में पेज नंबर सब गिवन होता है ताकि रीडर को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जैसे वहाँ पे एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वैसी ही यहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है। द पार्ट्स इन बोल्ड और इन रेड और इन ग्रीन, जो कोई ख़ास इंफॉर्मेशन थी आपने उसको हाईलाइट करने के लिए, दूसरे की ईज़ के लिए आपने माइट भी किसी और कलर के अंदर आप डाल सकते हैं। आर माई कॉमेंट्स और आई आर माई बॉस फीडबैक आर द चेंजेस इन द सेकेंड ड्राफ्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। आपने फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा, फिर सेकंड ड्राफ्ट, फिर ड्राफ्ट भेज रहे हैं और पता नहीं लग रहा कि आपने कौन सी चेंजेस की हैं, तो आप वो किसी और स्टाइल में लिख लें, टैलिक कर लें, कुछ कर लें, कलर चेंज कर लें। I have pasted in below, or I have copied in below, I have put a copy of something below, I have attached something or something is attached. Here is the part I promised or that you asked for or that I mentioned that, और उस तरह से आपने जो भी वो पॉइंट किया, क्योंकि हम बेसिकली अभी ये सारे पॉइंट्स किस हेडिंग के अंदर स्टडी करें, मेंशनिंग अटैचमेंट्स और मेंशनिंग इंफॉर्मेशन एल्सवेयर इन योर ईमेल। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इज़ अवेलेबल एट, जो भी आपने अगर लिंक कोई डाल दिया है वहाँ पे, ऑफ आवर कैटलॉग। अगर आपने कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है तो प्लीज़ नोट दैट एन बी हम लोग लिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन जगहों पे आपने नहीं लिखना जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज है, तो ट्राई टू यूज़ फुल वर्ड्स ना कि एब्रीविएशंस, तो प्लीज़ नोट दैट ही आप यूज़ करें। रिक्वेस्ट्स अगर हम लोगों ने कुछ करनी है तो कुड यू पॉसिबली डू मी अ फेवर और समथिंग, जो भी आपने फर्दर लिखना, लेकिन कुड यू पॉसिबली फर्दर अच्छा वर्ड है अगर आप इसको ऐड करें। वुड यू माइंड सेंडिंग मी समथिंग, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या आप प्लीज़ मेरा ये काम करेंगे। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड और इफ़ यू वुड बी एबल टू हेल्प मी विद समथिंग, तो आप लिख सकते हैं। ये किसी को रिक्वेस्ट करने का अच्छा तरीका है ना, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, जस्ट एक यूज़ करना। आई थिंक सो दिस मच मोर ऑकवर्ड। I would be very grateful if you could take action in the next few days, or if you could, ये if you could और would you mind और I was wondering, ये सारे तरीके एक तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग ये फ्रेजेस को शो करते हैं। या फिर I would really appreciate विद हेल्प विद समथिंग, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, लेकिन अब ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए पहले इट्स और इनकसारी के ये अच्छे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से अगर आपने कुछ इंक्वायरी करनी है या कुछ इंफॉर्मेशन आप पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, कुड यू पॉसिबली टेल मी। यहाँ पे ये प्लीज़ के सेंस में आ रहा है कि क्या आप मुझे प्लीज़ ये इस बारे में बताएं, और मतलब ये लिखना काफ़ी रूड है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, मतलब हु यू आर, कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा पोलाइट फ्रेजेस को और पोलाइट जेस्चर्स को देते हैं। तो कुड यू पॉसिबली टेल मी अबाउट समथिंग, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि ये कैसे होता है। ये तब आप किसी को भेजें जब आप थोड़ा सा सुपीरियर हैं इन एनी वे, किसी भी रैंक, किसी भी हवाले से आप सुपीरियर हैं और आप अपने किसी जूनियर को, लो रैंक्ड ऑफिसर को कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर आप किसी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखने की कोशिश करें तो फिर बेहतर है कि आप फर्स्ट वाले फ्रेज को यूज़ करें। नेक्स्ट क्या हो सकता है, माई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इज़ अबाउट, जो भी जिस तरह के सीक्वेंस आप चला रहे हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग। आपने सारी ऊपर बातें कर ली और फिर आपको एट द एंड याद आया कि यहाँ पे कोई और क्वेश्चन भी था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। If possibly, if possible, I also need to know. My three main questions, main optional है, are below. Please find my three questions below. इस तरह से भी लिखा जा सकता है। Second one is more attractive, तो आप इसको use करें।
या फिर अगर हम लोगों ने किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी ने आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछी और आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो यू ऑल्सो आस्क्ड अस अबाउट। यहाँ पे एक्चुअली ऐसे होता है, अगर आपने किसी भी, फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि मेरा अपना एकेडमिक ज़्यादा लिंक्ड है तो मैं, मेरी एग्जांपल्स भी वैसे ही होंगी, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप लोगों का कुछ ऑफिस का है या किसी और प्रोफेशन के साथ बिलोंग करें तो आप यहाँ पे अगेन अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अस हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, मी नहीं यूज़ करते हैं, आई नहीं यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हम यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल को यूज़ करते हैं कि आपने हमसे ये पूछा, चाहे वो एक बंदा ही जवाब दे रहा हो, लेकिन क्योंकि वो उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर अस लिखते हैं। द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस आर बिलो, और प्लीज़ फाइंड माई आंसर्स बिलो। इन आंसर टू योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, जिस सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन पूछे हैं किसी से कि दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ माई सेकेंड, अगर आप खुद सीक्वेंस दे रहे हो तो फिर सेंडर को भी आसानी रहेगी आपको जवाब देते हुए जब वो सेंडर बनेगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट, अगर आपने कुछ एक पूछा था किसी एक हवाले से और वो हवाला आप सब्जेक्ट में डाल दें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर आप कोई अरेंजमेंट्स कर रहे हैं या फिर रीस्केड्यूलिंग कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू मीट ऑन, इफ़ यू आर अवेलेबल और इफ़ यू आर फ्री देन। ठीक है, इफ़ यू आर अवेलेबल ज़्यादा अच्छा है। आई एम अवेलेबल ऑन किसी भी दिन, इफ़ दैट इज़ कन्वीनियंट, इफ़ दैट इज़ ओके विद यू, तो मैं इस दिन अवेलेबल हूँ। दिस इज़ अनदर नाइस वे। आई एम एफ्रेड आई कैंट मेक मीटिंग ऑन सम डे, और इस तरह से कुछ भी आप लिख रहे हैं। आई एम एफ्रेड का मतलब वो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आपको कोई खौफ है, मतलब ये कि यू आर अनश्योर कि आप उस दिन अवेलेबल होंगे या नहीं, तो इसके लिए हम जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो आई एम एफ्रेड यूज़ करते हैं। जैसे पिछली एग्जाम्पल्स में आपने देखा आई वॉज वंडरिंग था, है तो हैरान होने वाली ऐसी कोई बात, लेकिन ये कुछ नाइस फ्रेजेस हैं जिनको हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो कि इस दिन तो नहीं हो सकता, हाउ अबाउट, कुछ आप और दिन, कोई और डेट आप डाल के पूछ सकते हैं दूसरे से। ड्यू टू समथिंग, अगर आपने रीज़न भी मेंशन करनी है तो ऑप्शनल, आई एम एफ्रेड वी नीड टू पुट फॉरवर्ड, और वी नीड टू डिले और पोस्टपोन और पुट बैक, कैंसिल, कॉल ऑफ, री स्केड्यूल, मूव, रीअरेंज, ये सारे फ्रेजेस आप यूज़ करेंगे जब आपने री स्केड्यूलिंग करनी है। ओके, अब आपने करना है कोई कंप्लेन, तो क्या फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं? आई एम एफ्रेड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद समथिंग। यहाँ पे आप देखें हर दूसरी एग्जांपल में आपको आई एम एफ्रेड वर्ड यूज़ मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बात नहीं स्टार्ट हुई कि आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद समथिंग, और आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद समथिंग। ठीक है, उससे अगर आप डायरेक्टली ये बात लिख रहे हैं ना, खुद इमेजिन करें, तो ये आपको बड़ा रूड लगेगा। लेकिन अगर उससे पहले आप आई एम एफ्रेड डाल रहे हैं तो इट्स जस्ट थोड़ा सा उसकी जो इंटेंसिटी है उसको वो कम कर देता है। ठीक है, ये वो जस्ट एक कंसर्निंग पॉइंट शो कर देता है ये। अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट रियली गुड और समथिंग वट आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पे भी देखें, हमेशा उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा लाइट मूड का वर्ड आपने पुट कर दिया आई एम एफ्रेड फर्स्ट में, अनफॉर्चुनेटली दूसरे वाले केस में। तो अगर आप किसी को कोई कंप्लेन भी करें तो इट्स गुड वे कि आप उसको डिसेंट वे के अंदर, पोलाइट वे के अंदर बनाने की कोशिश करें। और आई एम एफ्रेड आई वॉज नॉट कम्प्लीटली और फुली सेटिस्फाइड विद। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये नहीं कहा, ये अच्छा है कि आप कम्प्लीटली और फुली लिखें कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि आप क्या 1% भी सेटिस्फाइड नहीं हुए किसी चीज़ से, तो कम्प्लीटली फिर मतलब जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे वो चीज़ मीट नहीं करी, लेकिन वंस अगेन आपने पहले आई एम एफ्रेड यूज़ किया है। तो ये आई एम एफ्रेड अनफॉर्चुनेटली ये आप रट लें जब आपने कंप्लेंट्स करनी है, कुछ ऐसी बात करनी है, किसी को कुछ हल्का सा आपको लग रहा है कि ये अगले को अनॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने रीस्केड्यूलिंग की थी तो भी हम लोगों ने ये फ्रेजेस देखी हैं। अपोलोजाइजिंग या किसी किस्म का कोई रिप्लाई कर रहे हो कंप्लेंट्स को, तो ऑब्वियसली आपकी एक माजरत खाना टोन ही होगी ना, आप ऊपर से उसको बढ़ चढ़ के अटैक नहीं करोगे, ऑफेंसिव नहीं होना आपने। आई वॉज सॉरी टू हेयर अबाउट समथिंग अबाउट योर इनकन्वीनियंस और द इनकन्वीनियंस यू फेस्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर जो भी आपने लिखा कि फॉर द अनईजीनेस यू एक्सपीरियंस्ड और फॉर योर बैड एक्सपीरियंस विद अस, कुछ भी आप लिखते हैं. Please accept our sincerest apologies for the inconvenience caused or for any inconvenience caused or for anything. Instructions, commands या demanding actions के लिए आप क्या use कर सकते हैं? Just a reminder that क्विक ब्रीफ फ्रेंडली रिमाइंडर हो सकता है. अच्छा, सबके अंदर देखें अगर आप फ्रेंडली वर्ड यूज़ कर लें तो ये आपके इसी मैसेज को, इसी कमांड को, इसी रिमाइंडर को थोड़ा लाइट टोन बना देता है और पढ़ने वाले के लिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं रहती है. लेकिन वंस अगेन डिपेंड करता है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को भी जो बहुत लेवल का ढीठ है, फिर उसके लिए फ्रेंडली नहीं यूज़ करना. In future or from now on or from next week, please make sure that you should be present in class or you should be present in office in time or something. Please ensure that you not make such mistakes in future. तो इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हैं. बैड न्यूज़ अगर किसी को देनी हो, किसी की कुछ एप्लीकेशन थी या कुछ भी था और उसके लिए वो बैड न्यूज़ है, तो आप कैसे दे सकते हैं? वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट. दो रिग्रेट होता है या नहीं होता, लेकिन ये लिखा ज़रूर जाता है एंड इट इज़ अ क्वाइट डिसेंट वे. वी आर सॉरी टू अनाउंस दैट. यहाँ पे वंस अगेन आप देखें वी और वी दोनों वी यूज़ हुए हैं, लेकिन अगर आपका वन टू वन ईमेल था, मतलब कि आपके किसी बंदे के साथ जस्ट आपका कांटेक्ट था और आप ही उसको जवाब दे रहे हैं, वो आप किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करें, पर्सनल है तो आई यूज़ करें. किसी भी कंपनी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कंसर्न कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपने वी ही लिखना है क्योंकि आप उसकी बिहाफ पे उनको बैड न्यूज़ दे रहे हैं. कोई अनाउंसमेंट करनी है, आई और वी would like to inform you. Would like to inform, it's a good way than just to say I like to inform you. मैं ये कहना चाहूँगा वाला टोन है. अगर आप वुड हटा दें तो ये हो जाएगा मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वो इतना इतना ऑथेंटिक और इतना डिसेंट नहीं लग रहा. ओके, लास्ट पार्ट इसका क्या आ जाता है, हम लोगों ने यूज़फुल फ्रेजेस क्लोजिंग ईमेल्स के लिए क्या यूज़ करनी है. जब आपने ईमेल क्लोज करनी है तो ऑब्वियसली जैसे हम मेन बॉडी के अंदर कहा कि कुछ ना कुछ पर्पस होता है ना मेन बॉडी के लिखने का, वो हम लोगों ने 12 पॉइंट डिस्कस किए हैं. इसी तरह से क्लोजिंग ईमेल भी आपने इन 8 पर्पसेस में से किसी एक को सर्व करते हुए आपने ईमेल लिखी थी और अब उसको क्लोज करें. पहला क्या आ जाता है, क्लोजिंग लाइन व्हेन यू नीड अ रिप्लाई, और क्लोजिंग लाइन ऑफरिंग मोर कम्युनिकेशन इफ नीडेड, और क्लोजिंग लाइन मेंशनिंग द next face-to-face meeting, or fourth one is other closing line mentioning the next contact between you. Closing lines for some requests, चाहे वो small हैं या big हैं. Closing lines with apologies or closing lines when responding to complaints. Once again ये आपने मेन बॉडी के अंदर भी लिखा था, लेकिन एक लाइन अगेन डाली जाती है क्लोजिंग ईमेल्स के लिए. और social closing lines or friendly closing lines or useful greetings for emails. Okay, first क्या हो सकता है closing line when you need a reply. जब आपको किसी रिप्लाई चाहिए और हम लोग टुवर्ड्स द एंड ये छोटा सा एक फ्रेज इंसर्ट कर देते हैं कि वाकई आप इंतज़ार कर रहे हैं कुछ सुनने के लिए, रिप्लाई के लिए, तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून ऑप्शनल है. यहाँ पे एक वर्ड चीज़ देखने वाली है कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियर नहीं है, टू हियरिंग है, दोनों सेंटेंसेस के अंदर. इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे कि ING फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपको किन सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज़ करनी होती है. ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन हमेशा आई एम लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग ही होता है. आई एम लुक फॉरवर्ड टू सीइंग होगा. अगर हियरिंग है तो ऑब्वियसली सुनना चाह रहे हैं या किसी को देखना चाह रहे हैं, तो वो यही होता है, सी या हियर नहीं लिखना. Please let me know if that is okay or if that is acceptable with you or if that sounds okay or if you want any help or any extension or any reschedule.
तो आपने शुरू में लिख दिया कि आपने सारी बात कर ली और फिर भी आप दूसरे से उसकी राय पूछना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ क्वाइट डिसेंट फ्रेज। अच्छा, इसके अलावा अगर ज़्यादा कम्युनिकेशन और इस टॉपिक के ऊपर बात हो सकती है तो आपने कैसे लिखना है? इन द मीन टाइम इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन or if you inquire further information about something or anything, if you need any more info, need more info, तो ये आप लिख सकते हैं कि feel free to contact me again or don't hesitate to contact me again, इस तरह से। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस या QS भी लिखा जा सकता है, या सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा डिसेंट या जो मेरी फेवरेट फ्रेजेस हैं वो ये हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी अबाउट समथिंग और प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी अगेन, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ गेट इन टच, प्लीज़ लेट मी नो, जस्ट ड्रॉप मी अ लाइन एट एनी टाइम। ये लास्ट 2-3 जो हैं ये थोड़ी सी इनफॉर्मल हैं, लेकिन जो फर्स्ट 2 हैं, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये फॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है और उसमें आपने मेंशन करना है नेक्स्ट फेस टू फेस मीटिंग, ये फेस टू फेस भी हो सकती है, स्काइप भी हो सकती है, ओवर इंटरनेट सम सोर्स। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, अगेन देखें यहाँ पे टू सीइंग आया है लुक फॉरवर्ड के साथ, और मीटिंग यू देन, सी यू ऑन मंडे और ऑन नेक्स्ट वीक और समवेयर, जब भी आप देखना चाह रहे हैं। इनफॉर्मल क्या हो सकते हैं? होप वी हैव द चांस और द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन सून। अच्छा, अब अगर आपने क्लोजिंग लाइन में मेंशन करना है लास्ट नेक्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यू, तो स्पीक टू यू सून, देन, ऑन मंडे और ऑन समडे। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है और उसके लिए जो क्लोजिंग लाइंस हो सकती हैं, थैंक्स, ये जस्ट लाइक जैसे हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, इस तरह से जब आप वर्ड्स लिखते हैं तो थैंक्स और थैंक यू इन एडवांस। थैंक्स से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ थैंक यू, थैंक्स थोड़ा सा इनफॉर्मल आ जाता है। चीयर्स लिखा जा सकता है, इनफॉर्मल है ये भी। एनी हेल्प एट ऑल यू कैन ऑफर मी और एनी फीडबैक यू कैन गिव मी or any assistance you could give me in this matter would be greatly appreciated, would be highly appreciated, would be much appreciated, would be greatly accepted, इस तरह से आप कर सकते हैं कि if you mind to favor me with this and something। अपॉलॉजीज या फिर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स, इनकी आपने क्लोजिंग लाइन, आई होप आपने पहले लिखा था कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस और ऐसे फिर आपने फर्दर वो सारी डिटेल्स बताई, कंप्लेन को दूर किया, फिर जब हम क्लोज करें ईमेल को तो अगेन आप एक लाइन एक फ्रेज क्या डाल सकते हैं, आई होप दैट इज़ एक्सेप्टेबल विद यू, और इनफॉर्मल आई होप दैट इज़ ओके विद यू। Once again, please accept our apologies for any inconvenience caused or for the inconvenience caused or for the delay अगर आप देर से reply करें or something. Thanks for your patience or thank you for your patience. Thanks for your understanding, thank you for your understanding. Thanks और thank you में आपकी choice है। अगर simple thanks और thank you लिखना है तो prefer करें thank you को, और अगर full phrase में ये यूज़ हो रहा है तो फिर it doesn't matter कि आपने क्या यूज़ करना है। Social closing lines या फिर friendly closing lines क्या हो सकती हैं? Have a good evening, good day, good weekend, good vacation, good trip, good break, कुछ भी है तो आप उनको इस तरह से mention कर सकते हैं। सेंड माई लव टू जॉन, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने वक्तों में कहा जाता था छोटी को मेरा प्यार और समथिंग, तो ये ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ इतनी है कि आप उनकी फैमिलीज के मतलब इट्स नॉट लाइक क्लोज फ्रेंड जिसको हम लोग अपने पाकिस्तान में जिगरी यार कहते हैं, वो वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी आपकी गपशप है तो आप यहाँ पे उनकी फैमिली को भी इस तरह से टूवर्ड्स द एंड लिख सकते हैं। से हाई टू जॉन फ्रॉम मी और प्लीज़ सेंड माई बेस्ट रिगार्ड्स टू जॉन। लेकिन मेरा ख़्याल में अगर थोड़ा इनफॉर्मल है तो वो फर्स्ट वन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ और क्लोजिंग लाइंस क्या हो सकती हैं? थैंक्स अगेन फॉर ऑल योर हेल्प और फॉर द इन्फो और फॉर ब्रिंगिंग दिस मैटर टू माई अटेंशन और समथिंग। ठीक है, तो ये अप्रिसिएशन शो कर रहा है कि वाकई आप एक्नॉलेज कर रहे हो किसी बंदे के अच्छे काम को। आई होप दैट हेल्प्स। ये इनफॉर्मल है, अक्सर लिख दिया जाता है जब आप किसी को कोई आंसर देते हो नीचे ये बात, ये कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी। सॉरी आई कुडेंट बी मोर हेल्पफुल, ये रूड नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता। आई मीन ये बिल्कुल आपको ये बता रहा है कि दिस वॉज माई ऑप्टिमल
रिस्पॉन्ड जो मैंने आपको कर दिया। तो आई होप दैट हेल्प्स, आई थिंक सो ये ज़्यादा अच्छा है। इनफॉर्मल ही है, होप दैट आंसर यू ऑल क्वेश्चन, दैट्स क्लियर नाउ और दैट समथिंग, लेकिन ये इतना ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं है, ये चल सकता है फॉर्मल भी। सम हेल्प दैट मीट्स विद योर अप्रूवल और दैट समथिंग, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं ईमेल्स में, क्लोजिंग ग्रीटिंग्स और ओपनिंग भी। तो क्लोजिंग ग्रीटिंग्स में आप बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हो, सिंसियरली योर्स, ये बहुत कम यूज़ होता है, बेस्ट रिगार्ड्स ही हम यूज़ करते हैं। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स। ये स्पेलिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मिस्टेक को, ये रिगार्ड्स है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें जो बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, तो आप तभी किसी को लिखेंगे ना कि जब आप उसको सम हाउ कुछ एक काम के बारे में आपने बात की, कोई टास्क असाइन कर दिया और फिर आप ये लिख रहे हैं। अदरवाइज हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई इंक्वायरी कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसी बात जो न्यूट्रल टोन है, तो उसमें हम लोग बेस्ट रिगार्ड्स ही लिखते हैं। कंप्लेन में आप ज़रूर सिंसियरली यूर्स लिख सकते हैं। डिफरेंट वे क्या हो सकते हैं टू राइट योर नेम एट द एंड ऑफ द ईमेल्स? एलेक्स, एलेक्स केस, एलेक्स केस ब्रैकेट में मिस्टर और एम केस लिख सकते हैं। ये 3 नाम एट टाइम्स होते हैं ना, फर्स्ट, मिडल और लास्ट। हम लोगों के नहीं होते, हम लोगों के फर्स्ट और लास्ट ही होता है। तो या आप फर्स्ट मेंशन कर सकते हो या फुल नेम या फिर लास्ट नेम भी इवन मेंशन करें। मिस्टर आपकी चॉइस है, डॉक्टर, मिस, मिसेस, जो भी आपने लिखना है। तो ये था आज के बारे में ओवरऑल कि आपने कैसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को यूज़ करें अपनी ईमेल को इफेक्टिव बनाना है। ईमेल इफेक्टिव लिखी कैसे जाती है इसके